हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर अपने पीओएसी के ऊपर वर्क किया था और मैंने आपको एक क्वेश्चन ऑफ द डे दिया था कि वो कार्बन और ऑक्सीजन से रिलेटेड था, वो है ना। तो उसमें मैंने आपको क्या बोला था कि वो एक लास्ट वाला एग्जांपल था जो मैंने आपको बोला था, उसको आपको क्वेश्चन ऑफ द डे में करना है ना। उसका किसी का भी आंसर नहीं आया, मैं उसे आपको करवा देता हूँ। देखो कैसे करना होगा। वो मैंने आपको बोला था कि एक कार्बन होगा और एक ऑक्सीजन होगा, है ना। कार्बन स्टार्टिंग में कितना होगा, 3 मोल होगा और ऑक्सीजन कितना लिया था, 2.5 मोल लिया था। बस इतना सा छोटा सा एग्जांपल था वो। और मैंने आपसे पूछा था कि लेट सपोज अगर मैं इन दोनों को बीकर में लूँ, है ना, तो आपको फाइनल इस बीकर में क्या क्या कंपोजिशन रह जाएगी। भाई रिएक्शन होनी है, वो हो गई मान लो लेट सपोज, तो फाइनल एक टाइम तो ऐसा आएगा ना जब रिएक्शन नहीं होगी और वो दोनों एक साथ रहेंगे, तो वो कौन होंगे और कितने रह जाएंगे, ये मेरा आपसे क्वेश्चन था। क्लियर है बात। तो चलो बताओ, कार्बन और जब ऑक्सीजन रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है। तो आप CO2 भी बना सकते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना सकते हो, लेकिन मैंने आपको एक अप्रोच क्या बताई थी, पहले कार्बन मोनोऑक्साइड बनाओ और अगर ऑक्सीजन और रह जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2 बना लेगा, है ना। तो मैं पहले क्या बनाऊंगा बताओ, कार्बन और रिएक्शन करके मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया, बराबर है। रिएक्शन को बताओ बैलेंस करो, तो इधर 2 आ जाएगा, इधर 2 आ गया। अब बोलो क्या देखते पता चल गया कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट चेक करना पड़ेगा आपको। क्यों कि सर इसमें कार्बन के बारे में भी इंफॉर्मेशन गिवन है और ऑक्सीजन के बारे में भी इंफॉर्मेशन गिवन है। तो ऐसा कौन है जो रिएक्शन के दौरान कंप्लीटली रिएक्ट हो जाएगा, दैट वन इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट। कैसे चेक करने का फंडा बताया मैंने आपको, 3 डिवाइड बाई 2, 2.5 डिवाइड बाई 1। तो ये करके अपन रेशियो चेक करते हैं कि भाई कौन सा है वो मिनिमम है। तो सर ये 1.5 आएगा, इट मीन्स कार्बन बिहेव्स लाइक ए लिमिटिंग रिएजेंट। ये क्या हो जाएगा बच्चों, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया मेरे लिए। कौन हो गया ये, लिमिटिंग रिएजेंट। एंड प्रोडक्ट इज ऑलवेज डिसाइडेड बाय लिमिटिंग रिएजेंट। इट मीन्स 2 मोल गिव्स 2 मोल, 1 मोल गिव्स 1 मोल, 3 मोल गिव्स 3 मोल। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के कितने मोल मिले, 3 मोल मिल गए। ऑक्सीजन बिहेव्स लाइक के एक्सेस रिएजेंट। तो एक्सेस अगर रिएजेंट तो कितना बच गया होगा, ये चेक करना हो तो कैसे करोगे। तो बोले 2 मोल कार्बन रिएक्ट विथ 1 मोल O2 एंड 1 मोल कार्बन रिएक्ट विथ 1/2 मोल ऑफ O2 एंड 3 मोल कार्बन रिएक्ट विथ 3/O2। इट मीन्स 1.5 मोल O2। तो बोलेंगे 1.5 मोल के साथ वो रिएक्ट करेगा, बाकी तो बच जाएगा फिर। तो बोले टोटल कितना है, तो टोटल 2.5 है, तो आप उसमें 1.5 माइनस कर दो। तो अपन क्या बोलेंगे कि 1 मोल जो है वो ऑक्सीजन का अभी भी रह गया। क्या इतना सीन समझ में आया। अब एक बार मैंने बोला कि एक बीकर है मेरे पास, उस बीकर में कौन कौन रह गया, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो 3 मोल बना, ठीक है, और ऑक्सीजन जो है वो 1 मोल है। क्या ये बीकर के फाइनल कंपोजिशन कहलाएंगे या फिर ये दोनों रिएक्ट करते हैं। बिल्कुल सर, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन रिएक्ट करके CO2 जनरेट करते हैं, तो एक बीकर में ये कभी एक साथ नहीं रह सकते। इट मीन्स मुझे एक बार फिर से रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गिव्स CO2। रिएक्शन को बैलेंस करें तो ऑलरेडी बैलेंस नहीं है भाई, करना पड़ेगा इसको। तो इधर 2 कर दूँ, इधर 2 कर दूँ तो बैलेंस हो जाएगा। ओके, इनके मोल लिखो। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के कितने मोल है, 3 मोल है, और ऑक्सीजन के कितने मोल है, 1 मोल है। बोलो लिमिटिंग रिएजेंट कौन, तो बोलेंगे 3 डिवाइड बाई 2 और 1 डिवाइड बाई 1। तो छोटा कौन है, ऑक्सीजन। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएगा, बराबर है। अगर ये कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएगा तो इट मीन्स दिस विल कंसिडर एज ए लिमिटिंग रिएजेंट एंड प्रोडक्ट विल बी डिसाइडेड बाय लिमिटिंग रिएजेंट। लेट सपोज 1 मोल गिव्स 2 मोल, 1 मोल गिव्स 2 मोल, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो कितना बनेगा, 2 मोल, ठीक है। अगर ये एक्सेस रिएजेंट है तो कितना बच गया होगा, तो इसको निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट को देखूं। 1 मोल अगर आप O2 लेते हैं ना, तो 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ वो रिएक्ट करता, और आपने रियल में कितना लिए, तो बोले 1 मोल ही लिए, तो इट मीन्स 2 मोल उसका कंज्यूम हो गया। तो बाकी कितना रह गया, तो बोले बाकी रह गया उसका 1 मोल। 1 मोल अभी भी बीकर में रह गया होगा। तो चलो फाइनल कंपोजिशन क्या हुआ होगा चेक करें। उसमें CO2 जो है वो रह गया 2 मोल और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो रह गया 1 मोल। इतनी बात समझ में आई।
बताओ क्या CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, या फिर मैंने ऐसा लिखा था कि नो रिएक्शन, इनके बीच में बच्चों कोई रिएक्शन नहीं होती, कभी भी दोनों गैस एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करती। इट मीन्स अगर मैं एक बीकर में इन दोनों को रखूं तो फिर शायद एक दूसरे को प्रॉब्लम नहीं होगी। इट मीन्स दिस विल बी फाइनल आंसर। अपन बोलेंगे फाइनल कंपोजिशन आ गई सर, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बचेगा और एक कार्बन मोनोऑक्साइड बचेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड 2 मोल, कार्बन मोनोऑक्साइड 1 मोल। ये आपका क्वेश्चन का आंसर था, जो कि ऐसा किसी का नहीं आया। ठीक बात है, अब कर लोगे ऐसा? चलो अब मैं आपको कुछ नई चीज़ें सिखाता हूँ ना। देखो एक वर्ड आता है जिसका नाम होता है एवरेज मोलर मास या मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास एवरेज लेना आपको मोलिकुलर मास का। इट मीन्स इसको ऐसे भी लिखा जाता है एम एवरेज, या फिर इसको कई बार ऐसे लिखा जाता है एम ऐसे ऊपर बार, है ना, वो एक ही बात है, रिप्रेजेंट करने का तरीका है। पहले इसका मीनिंग समझ लो कि इसका यूज़ कब करना है। जब भी मान लो एक बीकर है बच्चों, मान लो ऑक्सीजन गैस है, सिर्फ बीकर में एक ऑक्सीजन गैस है, आपसे बोला गया इसका मोलिकुलर मास कितना होगा, तो आप तुरंत बोल दोगे सर 32। अगर मैं एक मोलिक्यूल का पूछूंगा तो 32 AMU, और आप ऐसे करके बता दोगे। ये बात ठीक है ना, बता दोगे मीन्स व्हाट का आपको कोई अदर इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, आप तुरंत बोलोगे, है ना। लेकिन अगर मैंने आपको बोला कि N2, अलग से मैंने N2 ली तो शायद आप तुरंत बोल दोगे कितना 28, नो प्रॉब्लम। लेकिन कभी भी मैंने आपको अगर ऐसा बोल दिया कि O2 और N2 दोनों एक साथ है बीकर में, तो कभी भी बच्चों ऐसा मत कर देना कि आपने इसका 32 और इसका 28 और ऐड कर दिया और जो भी आंसर आया वो उसका मोलिकुलर मास बोल दिया। ये गलत, ऐसे कभी नहीं करते। कभी भी मान लो 2 या 2 से अगर मोलिक्यूल ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं और अगर आपको उसका मोलिकुलर मास पता करना है ना, तो फिर उस केस में आप ऐसे डायरेक्ट एडिशन लॉ नहीं लगाते। इज इट क्लियर? तो बोले वो क्या करें, तो उस केस में आपको एवरेज लेना पड़ेगा उनका। और एवरेज आप मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग एवरेज नहीं ले सकते भी। मैथमेटिक्स में तो क्या होता है भी 2 का मान लो एवरेज लेना है तो क्या करता हूँ मैं, 32 + 28 डिवाइड बाई कितनों को ऐड किया है तो 2 को, तो डिवाइड बाई 2। इस टाइप का एवरेज लेने का फंडा होता है मैथमेटिक्स में। यहाँ पे बच्चों ये एवरेज जरूर है, लेकिन इस टाइप से इनका एवरेज नहीं लेना है। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो बोलें क्या करें मैं, तो ये तो मुझे ज़रूर पता है, मुझे कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा इसके बारे में, क्या करें कैसे करें। तो इतना मुझे आइडिया है कि जो मोल होते हैं ना, मोल, वो मोल क्या होता है बच्चों, मास डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट होता है। ठीक बात है। आपने अगर इस O2 और N2 को यहाँ पे ऐड किया ना, मान लो दोनों के दोनों आ गए हैं, तो ये बात श्योर है कि इसका मास और इसका जितना मास होगा पूरा का पूरा मास इसमें ज़रूर आ गया होगा। मास हमेशा सर कंजर रहता है, मास के बारे में मुझे अच्छे से पता है, ये बात ठीक है। इट मीन्स मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना, टोटल मास डिवाइड बाई उसका मोलिकुलर वेट आ जाएगा, डिवाइड बाई टोटल मीन्स व्हाट, है ना। तो टोटल मास डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट, दोनों का मोलिकुलर वेट लूँगा तो मैं इस टाइप से एवरेज बोल सकता हूँ। ऐसे करके अपन निकाल पाएंगे। ओके, अब बोलेंगे टोटल मास का मतलब यहाँ पे क्या होगा, तो मोल की डेफिनेशन ये हो गई। मान लो एक गैस है और उसके अंदर मान लो एक कोई A है, एक मान लो मोलिक्यूल B है, ऐसे मान लो कोई भी कितने भी मोलिक्यूल हो सकते हैं, गैस की ज़रूरत नहीं है। मान लो लेट सपोज A और B है, 2 मोलिक्यूल आपके पास प्रेजेंट है, और मैंने इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन बताई कि इसके N1 मोल है और इसके बच्चों N2 मोल है, बराबर है। ये मैंने आपको इतना बता दिया। और क्या बताऊँ मैं आपको, इसके मोलिकुलर वेट बताओ। जैसे इस O2 का 32 है तो वो A का क्या है, कुछ तो होगा यहाँ पे। तो मान लो इसका मोलिकुलर वेट M1 है और इसका मोलिकुलर वेट अकेले का M2 है, और मुझे इन दोनों का फाइनली M एवरेज चाहिए। तो मैं कैसे निकालूँ, तो अगर आपको मोलिकुलर वेट चाहिए तो मोल की डेफिनेशन तो करेक्ट है, मास डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट होता है। और अगर आपको अकेले का नहीं चाहिए तो टोटल मास डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट एवरेज कर सकता हूँ, है ना। ओके, अब देखो मुझे अगर मोलिकुलर वेट एवरेज चाहिए तो मैं क्या लिख सकता हूँ, टोटल मास डिवाइड बाय मोल, टोटल मोल। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ?
मैंने इसको इधर लिख दिया मोल, टोटल मास डिवाइड बाई टोटल मोल। टोटल मोल तो फंडा समझ में आ गया कि भाई टोटल मोल तो कितने हैं, एक के n1 है और एक के n2 है, तो n1 प्लस n2। अब टोटल मास कैसे निकालूं, तो बोले मास क्या होता है, मास होता है बच्चों, मोल क्या होता है, तो मोल होता है मास डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट। इट मीन्स मैं ऐसा बोलूंगा ना कि n1 क्या होता है, इस A का मास, मास ऑफ A डिवाइड बाई उसका मोलिकुलर वेट। ये बात ठीक है। ऐसे ही मुझे अगर n2 निकालना होता तो n2 होता मास ऑफ B डिवाइड बाई उसका मोलिकुलर वेट। मुझे टोटल मास निकालना है, मास ऑफ A प्लस मास ऑफ B, तो मैं कैसे निकालूं, n1 इंटू m1 विच इज नॉन एज मास ऑफ A प्लस n2 इंटू m2 विच इज नॉन एज मास ऑफ B। यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, n1 m1 और n2 m2। इसलिए आपके पास एक फॉर्मूला जैसा बन गया। मान लो ये हमेशा दो ही हो, कोई जरूरी नहीं है। इफ n मोलिक्यूल्स आर प्रेजेंट, मान लो एक मिक्सर है उसमें इतने सारे प्रेजेंट है, मोलिक्यूल सारे है ना, तो उस केस में आप उन सब का मोलिकुलर वेट एवरेज निकालना चाहते हो तो कैसे निकालोगे, n1 m1 प्लस n2 n2, मान लो मैं सभी का मास लिख रहा हूँ, n3 m3 प्लस n m डिवाइड बाई टोटल मोल मीन्स n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n। ऐसे बच्चों कैलकुलेट करना होता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपसे कभी ये पूछा कि एवरेज मास बताओ O2 का है और एक मान लो N2 है, तो आपसे एक डायरेक्ट बता दोगे क्या m एवरेज, या फिर मेरे से आप एक बात पूछोगे क्या कैसे इनके मोल तो बताओ, तो हाँ मोल आपको बताना ही पड़ेंगे भाई। O2 और N2 आपको दो दे दिए, मैंने पूछा इनका एवरेज मोलिकुलर मास बताओ, तो आप कभी नहीं बता पाओगे। आपको मैंने बोला कि इसके 2 मोल है और इसके 3 मोल है, अब तो बता दो। हाँ अब जरूर बता पाएंगे अपन, कैसे, m एवरेज इक्वल्स टू लेट सपोज इसके मोल कितने 2 इंटू उसका मोलिकुलर वेट अकेले का कितना होता है 32 प्लस इसके कितने मोल है 3 इंटू उसका मोलिकुलर वेट कितना है 28 डिवाइड बाई टोटल मोल 2 प्लस 3। ये जो आएगा वो अपने आप आ जाएगा यहाँ पे। क्या मेरी बात ठीक है? अगर आप ये एक एक मोलिक्यूल लेते हो तो यहाँ पे क्या आएगा AMU आ जाएगा। क्यों कि एक के टर्म्स में अपन AMU रिप्रेजेंट करेंगे ना, और AMU ना भी लिखोगे तो भी चलेगा, मतलब एक रिलेटिव टर्म बता सकते हो आप, है ना। और कई बार बच्चों परसेंटेज में भी दिया रहता है, तो वो परसेंटेज वो बात एक ही है। जैसे कि मान लो ऐसा बोला मैंने, कैलकुलेट द एवरेज मोलर मास इफ 70% O2 and 30% N2 by मोल आर प्रेजेंट। ये मैंने क्या लिखा है बच्चों, ये एंड तो ठीक है, ये मैंने क्या वर्ड लिखा है बाई मोल का मतलब ये जो परसेंटेज जो आपने लिखे है ना, ये बाई मोल की टर्म्स में मीन्स व्हाट कि अगर आपके पास टोटल 100 मोल है ना, तो 100 मोल में से 70 मोल O2 के और 30 मोल N2 के, भाई इसके अकॉर्डिंग तो ये बात हुई। बाई मोल का मतलब क्या होता है, मोल के रेस्पेक्ट में ये परसेंटेज कैलकुलेट किए गए हैं। तो कोई बात नहीं है, अपन मान लेंगे कि लेट एज्यूम टोटल मोल कितने, तो बोलेंगे टोटल मोल 100, दोनों का मिला के कितने मोल हो गए 100 मोल। ओके, मोल जो m निकालेंगे अपन एवरेज, वो कैसे निकालेंगे, N1 मेरे लिए कौन हो गया 70 मोल इंटू 32, ये मेरे कितने हो गए 30 इंटू 28 डिवाइड बाई टोटल मोल 100, ऐसे करके आंसर आ जाएगा। क्या मेरी बात ठीक लगी आपको? अगर मान लो बच्चों अगर मैं ऐसे लिखता इसको तो क्या चेंज होता, कैलकुलेट द m एवरेज इफ 70% O2 and 30% N2 by mass
आर प्रेजेंट। अब क्या चेंज करते भाई, यहाँ पे बच्चों जैसे मैंने मास लिखा तो आपके दिमाग में क्या फील आई, ये जो परसेंटेज है वो मास के रेस्पेक्ट में, मतलब अगर आप टोटल 100 ग्राम बोल रहे हो ना तो ये 70 ग्राम है और ये 30 ग्राम है, तो फिर अब तो आंसर ये नहीं आएगा, तो फिर मास तो इसमें कोई रोल ही नहीं है। एम एवरेज क्या होता है, टोटल मास डिवाइड बाई टोटल मोल, तो मोल तो निकालने पड़ेंगे है ना। अगर ये बाई मास लिख रखा है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना इसको, किस टाइप से, क्या मान लो लेट एज्यूम 100 ग्राम है टोटल मिला के, तो 100 ग्राम अगर टोटल मिला के तो उसमें 70 ग्राम तो किसके हैं, O2 के, और बाकी बचा हुआ जो 30 ग्राम जो किसका है, N2 का। अगर मैं मोल की तरफ जाऊं तो गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो ये क्या बन जाएगा मेरे लिए, N1 बन गया है ना। इसकी बात करूं तो बोलेंगे ग्राम डिवाइड बाय उसका मॉलिक्यूलर वेट, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, N2 बन गया। क्या मेरी बात ठीक लगी, टोटल मोल आपको पता लग सकते हैं, और टोटल मास कितना है, तो टोटल मास, क्योंकि एम एवरेज क्या होता है, एम एवरेज एक्चुअली के अंदर वो N1 M1 प्लस N2 M2 ये सब करते हो, तो ये क्या है, टोटल मास ही तो है, तो टोटल मास तो डायरेक्ट ही दे दिया ना, मान लो 100 ग्राम, तो 100 डिवाइड बाई बाद में टोटल मोल, तो इसके इतने मोल और इसके इतने मोल, तो आंसर आ जाएगा। सिंपल है, कोई नो प्रॉब्लम। एयर का नाम सुना ना बच्चों, एयर, तो एयर में कौन होता है, कई बार ये याद भी रखना डेटा डायरेक्ट, कैलकुलेट द एम एवरेज ऑफ एयर। एयर में बेसिकली O2 भी होता है, N2 भी होता है, CO2 भी होता है, हीलियम भी होता है, और बहुत सारी गैसेज होती है, बट अपन एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते कौन कितना परसेंट है, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया ज़रूर लगा सकते हैं। मीन्स व्हाट, कि ज़्यादातर जो मेन कंपोनेंट है वो O2 है और N2 है, ज़्यादा तो यही है ना, और N2 को मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरे पास मान लो 75% है ऑलमोस्ट, और इसको मैंने मान लिया 25% है, इतना बोल दिया मैंने। बाकी तो और भी होते हैं, एग्जैक्टली 75% नहीं होता, लेकिन ये अपन मान सकते हैं कि एयर में ऐसा है। अभी मेजर जो कंपोनेंट है वो O2 और N2 है। मैंने आपको ये परसेंटेज बता दी है, और ये परसेंटेज डेफिनेटली मोल की परसेंटेज है, भाई इतने मोल ये है तो बाकी बचे हुए इतने मोल है ना। ओके, अगर मैं एम एवरेज निकालूँ तो कैसे निकालूंगा, कि एम एवरेज इक्वल्स टू, लेट सपोज 100 मोल टोटल है, तो 100 मोल टोटल है तो डिवाइड में तो क्या आ गया, 100 आ गया है ना। इसके मेरे लिए कितने मोल हो गए, 25 इंटू 32 प्लस 75 इंटू 28। बच्चों ये कैलकुलेट कर लेना, ये अराउंड 29 आता है, ठीक है ना। और इस बात को हमेशा याद भी रखना, जब भी एयर का आपको मोलिकुलर वेट लिखना होता है ना, मोलिकुलर मास लिखना होता है, तो एयर का हमेशा एवरेज लिखा जाता है विच इज़ 29 है ना। इसको अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो ये अराउंड कितना आएगा, 29 के आसपास आएगा। ओके, एक वर्ड आता है एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास। ये एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है, ये बच्चों कब यूज़ में लिया जाएगा, ये एटॉमिक मास का एवरेज तभी यूज़ में लिया जाएगा जब उसके आइसोटॉप्स मिले आपको, डिफरेंट आइसोटॉप की फॉर्मेट में मान लो पाया जाए। जैसे कि मान लो आपको पता है बच्चों हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप होते हैं। क्या मैंने आपको आइसोटॉप के बारे में एक बार नॉलेज दिया था, क्या आइसोटॉप क्या होते हैं, जिसमें डिफरेंट मास होता है, उसका मास नंबर होता है, या फिर ऐसे बोल दो न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं उसमें, उन्हें अपन आइसोटॉप कहते हैं। इट मीन्स ये जो मैंने लिखे हैं ये क्या है, ये आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन है। 3 हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स पाए जाते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। तो इनका आपको क्या लेना पड़ेगा, जैसे कि मान लो नेचर में गया तो हाइड्रोजन का डेफिनेटली अपन को कभी भी यूज़ लेना होता है एटॉमिक मास, तो अपन 1 लिखते हैं ना।
तो ये 1 जो लिखे हैं वो तो ठीक है, लेकिन अगर अपन नेचर में चेक करने जाएं तो अपने पास 3 टाइप के हाइड्रोजन अवेलेबल है अपने अपने अलग अलग आइसोटॉप की फॉर्मेट में। तो मैं 2 लूँ, मैं 3 लूँ, मैं 1 लूँ, कन्फ्यूजन हो रहा है कि मैं क्या लूँ। तो उस केस में ना उसका एवरेज लिया गया। तो एवरेज लेने के बाद में पता चला कि आप इसका 1 यूज़ में ले सकते हो। जैसे कार्बन की भी बात करें तो कार्बन के भी 2 आइसोटॉप्स पाए जाते हैं। एक बच्चों 12 वाला आइसोटोप है, एक 14 वाला आइसोटोप है। तो कार्बन के लिए मैं तो हमेशा कौन सा लेता हूँ, 12 वाला ही लेता हूँ। तो मैंने तो कभी 14 यूज़ में नहीं लिया, लेकिन आइसोटोप तो ज़रूर होता है। वो तो बोले 12 ही क्यों लेते हैं, तो 12 अपन इसलिए लेते हैं कि मोस्टली अबंडेंट जो है वो 12 वाला ही होता है। इसकी जो परसेंटेज अगर नेचर में देखे गए तो 12 वाला सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो इसलिए अपन 12 वाले को यूज़ में लेते हैं। जैसे अगर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन बच्चों 37 वाला भी होता है, क्लोरीन जो होता है वो 35 वाला भी पाया जाता है। लेकिन मैं तो एक क्लोरीन का आपको शायद हो गया मैं 35.5 लेता हूँ। तो उसका रीज़न क्या रहता है, तो उसका रीज़न ये रहता है कि मैं इनका एवरेज लेने की कोशिश करता हूँ। एटॉमिक जो अलग अलग टाइप के डिफरेंट आइसोटोप्स में पाए जा रहे हैं उनके एवरेज की ट्राई करते हैं। तो एवरेज कैसे करेंगे, एवरेज इस टाइप से लिया जाएगा कि वो परसेंटेज कितने हैं, कितने कितने परसेंट पाया जा रहा है वो आपको पता होना चाहिए। और वो क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है कि नेचर में ये आइसोटोप इतने परसेंट पाया जाता है और ये वाला आइसोटोप इतने परसेंट चेक किया जाएगा, है ना। तो जो अपन ये एटॉमिक का एवरेज लेते हैं वो किस हिसाब से लेंगे, यहाँ पे जो लिखा रहेगा उसका वो मास लिखा रहेगा, है ना। ओके, मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि A1X1 प्लस A2 X2 और A3X3 ऐसे चलता रहता है। AN डिवाइड बाई X1 प्लस X2 प्लस X3 प्लस सो ऑन XN, वेयर ये A1 A2 A3 ये सब आपने क्या लिखे हैं, ये मैंने लिखे हैं बच्चों इंडिविजुअल उनका मास, है ना। ये मैंने क्या लिखा है, एटॉमिक मास ऑफ डिफरेंट आइसोटोप। अलग अलग आइसोटोप लोगे तो उनका एटॉमिक मास अलग अलग होगा। और ये X1 ये क्या है, ये तो X1 X2 X3 ये क्या है, परसेंटेज अबंडेंस। मीन्स व्हाट, कि वो नेचर में कौन कितना परसेंट पाया जाएगा वो सब बातें बोल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अपने पास एक मैंने लिया, एक कोई A नाम का एलिमेंट है, ठीक है। उस एलिमेंट के मान लो कि एलिमेंट तो एक ही होगा भाई, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ही होगा। इस A एलिमेंट के 3 आइसोटोप पाए जाते हैं। लेट सपोज एक मान लो 11 वाला, एक मान लो 12 और एक मान लो 13, ऐसा मैंने आपको बताया। और ये A वाला जो है वो 80% है और ये जो है वो 15% है और ये जो है मान लो 5% है। नेचर में ये है। आपको मैंने बोला कि मैं इस A एलिमेंट के लिए कभी भी एटॉमिक मास लिखूंगा तो फिर मैं लिखूंगा कितना, 11 लिखूं या 12 लिखूं या 13 लिखूं, तो बोलेंगे ये तीनों ही नहीं लिख पाऊंगा। ज़्यादा क्वांटिटी में कौन पाया जाता है मुझे उसको निकालना पड़ेगा। जैसे A एवरेज निकाला मैंने, ठीक है ना। कैसे निकालोगे, एटॉमिक मास इनटू इसका परसेंटेज अबंडेंस 80 प्लस इसका एटॉमिक मास इनटू उसका परसेंटेज अबंडेंस प्लस इसका एटॉमिक मास इनटू उसका परसेंटेज अबंडेंस X1 X2 X3 डिवाइड बाई X1 प्लस X2 प्लस X3। यहाँ पे मेरे पास X1 X2 X3 क्या है, 80 15 5 ऐसे करके, ठीक है ना। नोट डाउन करो इसे। ठीक है, तो ऐसे कैलकुलेट कर लोगे ना। अपन जैसे Cl का कितना लेते हैं, Cl का 35.5 लेते हैं ना, तो 35.5 जो है वो कैसे आता है वो देखो। क्लोरीन के बताओ कितने आइसोटोप पाए जाते हैं नेचर में, 2 आइसोटोप। कौन कौन से, Cl35 वाला और Cl37 वाला है। क्लियर है। तो आपको मैंने बोला कि आपको कोई Cl एलिमेंट है बराबर है, उसका एटॉमिक मास लिखना है, ठीक है ना। एटॉमिक मास लिखना है तो इसका एटॉमिक मास किस टाइप का लेते हैं अपन, एवरेज वाला। क्यों लेते हैं, क्योंकि क्लोरीन के बच्चों 2 आइसोटोप पाए जाते हैं, एक तो Cl35
और एक Cl37। 35 वाला डेफिनेटली नेचर में थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है, अराउंड ये बच्चों 75% पाया जाता है, और 37 वाला थोड़ा कम पाया जाता है, अराउंड ये 25% पाया जाता है। क्लियर है? तो आप Cl का कितना लेते हो, 35.5 लेते हो ना, तो वो 35.5 कहाँ से आया हुआ है? तो एटॉमिक मास जो एवरेज एक्चुअली के अंदर अपन कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज भाई इसमें डिफरेंट टाइप्स के आइसोटोप पाए जाते हैं। तो कैसे करोगे? एटॉमिक मास ऑफ वन आइसोटोप विच इज 35 एंड अबंडेंस कितनी है इसकी, 75%, डी प्लस इसका कितना है 37, इसकी अबंडेंस कितनी है 25, डिवाइड बाई टोटल x1 प्लस x2, ये तो सब 100 ही आना है, डिवाइड में तो वैसे भी 100 आएगा, क्योंकि परसेंटेज का सबका आप अगर ऐड करोगे तो फाइनली तो 100 ही होगा, है ना। ये जब अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 35.5 आएगा बच्चों, है ना। और एटॉमिक मास की बात कर रहे हो, एक एटम की बात कर रहे हो, तो AMU लगाना बेटर रहता है ना। तो AMU लगा दो आप। एक मोल की बात करोगे तो ग्राम लगा दो, एक की बात करोगे तो AMU लगा दो। क्या ये बात ठीक है? ओके। उसके बाद में एक वर्ड और देखो, डेंसिटी का मतलब क्या होता है? क्या मैंने आपको कभी डेंसिटी बताया? डेंसिटी का मीनिंग क्या होता है? डेंसिटी का फीलिंग क्या है? डेंस होना। डेंस का मतलब समझ रहे हो, थोड़ा सा विस्कस होना, गाढ़ापन होना। मैंने बोला कि इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब पर वॉल्यूम में डेफिनेटली मास ज़्यादा है ना। तो डेंसिटी जो होती है ना, वो डेंसिटी क्या होती है? तो डेंसिटी होती है मास डिवाइड बाई वॉल्यूम। मास डिवाइड बाई वॉल्यूम का जो रेशियो होता है उसे अपन डेंसिटी बोलते हैं। ये ग्राम पर ml में हो सकती है अगर अपन CGS सिस्टम में बात करें, और अगर अपन MKS सिस्टम में बात करें तो ये किलोग्राम में हो सकता है। और ये जो वॉल्यूम है वो आप लीटर में नहीं लेके इस टाइप से लेते हो, मीटर क्यूब में, है ना। वो सब अपन को आता है, लेकिन मैं आपको यहाँ सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि ये डेंसिटी जो ये किसकी है, ये बच्चों डेंसिटी किसी गैस की हो सकती है, ये डेंसिटी किसी लिक्विड की हो सकती है, ये डेंसिटी कोई सॉलिड की भी हो सकती है ना। ये कोई डेंसिटी ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर के लिए, आप गैस के लिए भी डेंसिटी पता कर सकते हो, आप लिक्विड के लिए भी पता कर सकते हो, और आप डेंसिटी की बात करें तो कोई सॉलिड के लिए भी पता कर सकते हो, बट रेशियो यही होना है। क्लियर है? तो अगर मान लो ऐसे मैंने बोला कि 1.2 ग्राम पर ml कोई किसी सॉल्यूशन की अपने पास डेंसिटी है, तो उसके अंदर मास कितना होगा, उसके अंदर वॉल्यूम कितना होगा, वो सब अपन बातें कर सकते हैं, बराबर। ओके। एक वर्ड आता है जिसका नाम होता है रिलेटिव डेंसिटी। अब ये रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? तो रिलेटिव नाम आ रहा है ना यहाँ पे, जैसे कि रिलेटिव वेलोसिटी होता है, तो वेलोसिटी मीन्स व्हाट, कि एक के रेस्पेक्ट में दूसरे को चेक करना। रिलेटिव वर्ड्स जो होते हैं उसका मीनिंग ये क्या, दूसरों को देख देख के बात करनी, है ना। तो ये एक रिलेटिव टर्म है। तो ये क्या होता है? ये होता है कि जैसे कि मान लो डेंसिटी, कोई भी सब्सटेंस की डेंसिटी ले लिया आपने, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, किसी की भी डेंसिटी, और आपको बताना पड़ेगा कि किसके रेस्पेक्ट में आप बात कर रहे हो, रेफरेंस किसके रेस्पेक्ट में ले रहे हो। तो डिवाइड में हमेशा कौन आएगा? डेंसिटी ऑफ रेफरेंस सब्सटेंस। जैसे कि मान लो ऐसे करके, अगर ऊपर भी डेंसिटी होगा, यहाँ भी डेंसिटी होगा, इसका मीनिंग व्हाट, कि रिलेटिव डेंसिटी की कभी यूनिट नहीं होती, यूनिट लेस होती है, यूनिट लेस होती है। तो आप रिलेटिव डेंसिटी को देख के ऐसे घबराना नहीं है। जैसे मान लो मैंने बोला कि 1.2 रिलेटिव डेंसिटी है, इसका मतलब एक्चुअली के अंदर वो किसी न किसी के रेस्पेक्ट में ले रखा होगा यहाँ पे डेंसिटी ऑफ रेफरेंस गैस, उसके अकॉर्डिंग वो बात कर रहा होगा, है ना। तो वो अपन को पता होना चाहिए कि कई बार रिलेटिव डेंसिटी दी हुई रहती है। ये मैं छोटे छोटे जो वर्ड्स है ना वो आपको बता रहा हूँ, ऐसे कई बार आते हैं ना, तो वो आपको पता होना चाहिए। अब एक वर्ड और आता है जिसका नाम होता है वेपर डेंसिटी। अब ये वेपर डेंसिटी क्या होता है? तो वेपर डेंसिटी नाम से पता चल रहा है बच्चों, ये डेंसिटी आप किसी के लिए भी वैलिड नहीं कर सकते। वेपर नाम आ रहा ना, वेपर, वेपर का मतलब इनडायरेक्टली गैस से रिलेटेड। इट मीन्स वेपर डेंसिटी इज ओनली डिफाइंड फॉर गैस। ये सॉलिड के लिए नहीं होती वेपर डेंसिटी, कभी भी वेपर डेंसिटी लिक्विड के लिए नहीं होती। दिस इज ओनली डिफाइंड फॉर गैस। तो अगर ये गैस है और ये वेपर डेंसिटी है क्या, तो वेपर डेंसिटी इज ऑल्सो ए रिलेटिव डेंसिटी। मीन्स व्हाट, कि अगर मैं रिलेटिव डेंसिटी की बात करूं तो देखो किसी भी के लिए ले सकते हो आप यहाँ पे लिक्विड लो, डिवाइड में कोई रेफरेंस लिक्विड ले लो, सॉलिड लो, रेफरेंस सॉलिड ले लो, गैस लो, रेफरेंस गैस ले लो। लेकिन अगर आप नाम बोल रहे हो वेपर डेंसिटी, इट मीन्स ये रिलेटिव तो है लेकिन फॉर ओनली वैलिड फॉर ओनली गैस। वेपर डेंसिटी होता क्या है?
तो आप किसकी बात कर रहे हो, तो बोलेंगे डेंसिटी, ऊपर क्या आएगा इस बार, डेंसिटी ऑफ गैस, ऊपर गैस आएगा, डिवाइड में क्या आएगा, डेंसिटी ऑफ रेफरेंस गैस, डिवाइड में भी रेफरेंस गैस आएगा। क्या ये बात ठीक है? अब देखो बच्चों, एक मैंने आपको एक बार इक्वेशन बताई थी PV इक्वल्स टू nRT करके, इसको थोड़ा मॉडिफाई करें तो बताओ क्या क्या लिख सकता हूँ मैं। PV इक्वल्स टू, ये कौन है, n क्या होता है, मास डिवाइड बाई क्या होता है, मोलिकुलर वेट, RT ऐसे लिख सकता हूँ। और इस मोलिकुलर वेट को मैंने यहाँ लिख दिया और इस V को मैं इधर लेके आ गया, तो मास डिवाइड बाई V RT लिख सकता हूँ। और ये क्या बन गया, मास डिवाइड बाई वॉल्यूम। मास डिवाइड बाई वॉल्यूम में इनडायरेक्टली कौन होता है, डेंसिटी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना कि PM इज इक्वल्स टू DRT। अगर गैस है, गैस के लिए, क्योंकि ये इक्वेशन तो सिर्फ गैस के लिए वैलिड है, लिक्विड के लिए नहीं लगाई जा सकती, सॉलिड के लिए नहीं लगाई जा सकती। अगर मान लो बच्चों टेम्परेचर कांस्टेंट है, कौन कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर मान लो कांस्टेंट है, जैसे कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, R तो कांस्टेंट ही होता है। इट मींस व्हाट, डेंसिटी और मोलिकुलर वेट में डायरेक्ट रिलेशन हो गया। तो अगर D और मोलिकुलर वेट में डायरेक्ट रिलेशन हो गया तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना, जो डेंसिटी का रेशियो है उसको मैं मोलिकुलर वेट का भी रेशियो बना सकता हूँ या नहीं बना सकता हूँ, बिल्कुल, क्योंकि ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, डेंसिटी इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट। तो जहाँ पे डेंसिटी वर्ड यूज में ले रहा हूँ वहाँ पे मोलिकुलर वेट ले सकता हूँ। मोलिकुलर वेट ऑफ गैस डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट ऑफ रेफरेंस गैस। क्या मेरी बात ठीक लगी आपको? और ये भी ऊपर भी देखो मोलिकुलर वेट, नीचे भी मोलिकुलर वेट, तो ऊपर वाला मान लो ग्राम वाला ले रहे हो, नीचे वाला भी ग्राम, तो यूनिट लेस होगी। मीन्स व्हाट का एक रेशियो है, इट इज ए रिलेटिव टर्म। और वेपर डेंसिटी भी हमेशा बच्चों क्या होती है, यूनिट लेस होती है, इसकी कभी भी आपको यूनिट नहीं दी जाएगी। सिंपल डेंसिटी होती है, उसकी यूनिट होती है ग्राम पर ml, ग्राम पर लीटर, जो भी है वाट एवर। इज इट क्लियर? जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने आपको बोला कि कैलकुलेट द वेपर डेंसिटी ऑफ SO3 गैस विथ रेस्पेक्ट टू मीथेन। CH4 के रेस्पेक्ट में आप वेपर डेंसिटी बताओ। तो वेपर डेंसिटी कैसे बताएंगे भाई? तो बोलेंगे वेपर डेंसिटी मैं कुछ ऐसे बता सकता हूँ कि वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू मोलिकुलर वेट ऑफ SO3 डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट ऑफ रेफरेंस। मीन्स व्हाट, किसके रेस्पेक्ट में बतानी है? तो बोलेंगे CH4। SO3 का बच्चों मोलिकुलर वेट कितना होता है, सल्फर का 32 और ये 48, तो 80 हो गया। और मीथेन का कितना होता है 16, तो 16 ये 5 टाइम, बस यूनिट नहीं आएगी कोई। बोलेंगे कितनी वेपर डेंसिटी है, 5 है। कई बार बच्चों कभी भी क्वेश्चन में लिखा नहीं मिले, है ना, कई बार आपको क्वेश्चन में रेफरेंस गैस दे ही नहीं, मान लो ऐसा बोला ही नहीं कि किसके रेस्पेक्ट में बतानी है, तो उस केस में ऐसे एक स्टैंडर्डाइज्ड किया गया कि अगर मान लो आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो उस केस में रेफरेंस गैस जो है वो हाइड्रोजन को मानते हैं, H2 गैस को। इफ रेफरेंस गैस इज नॉट गिवन, लेट सपोज मान लो कई बार ऐसा हो जाए कि आपको ना दे, तो क्या करना है, इफ रेफरेंस गैस इज नॉट गिवन, मान लो दे ही नहीं, तो उस केस में क्या करना है, देन हाइड्रोजन H2 इज टेकन, उसी को लिया जाएगा एज रेफरेंस गैस हमेशा। क्लियर है? ओके, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना, देखो वेपर डेंसिटी ऑफ गैस इक्वल्स टू मोलिकुलर वेट ऑफ गैस डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ रेफरेंस गैस। अगर मान लो नहीं दिया है तो मोलिकुलर वेट ऑफ H2 गैस, मोलिकुलर वेट ऑफ H2 गैस। हाइड्रोजन का कितना होता है, 2 होता है, तो 2 होता है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना कि मोलिकुलर वेट ऑफ गैस और वेपर डेंसिटी में क्या रिलेशन होता है, 2 से मल्टीप्लाई करके, वेरी इंपॉर्टेंट।
और जनरली आपको रेफरेंस गैस कभी नहीं देगा, बहुत कम आपको दी हुई रहती है। आप हमेशा वेपर डेंसिटी से अगर मल्टीप्लाई कर दो ना तो आपको मोलिकुलर वेट मिल जाता है। कहने का मतलब क्या है, कई बार क्वेश्चन में ये लिखा रहता है कि वेपर डेंसिटी इतनी है और आपको मालूम मोलिकुलर वेट की ज़रूरत है, तो क्या करोगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यू गेट मोलिकुलर वेट ऑफ दैट गैस। क्या बात ठीक है? ओके। एक वर्ड आता है जिसका नाम है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी ये भी अपने आप में एक डेंसिटी है। स्पेसिफिक ग्रेविटी भी है ना, एक डेंसिटी टाइप है ये। अब ये है क्या डेंसिटी, ये डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी होती है, मतलब लेकिन ये वैलिड किसके लिए है, फॉर सॉल्यूशंस। अब ये सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। सॉल्यूशन का मतलब जैसे कि मान लो आपने H2O लिया, उसमें शुगर डिजोल्व कर दी तो वो सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया, है ना। आपने मान लो H2O लिया, उसमें वाटेवर यूरिया मिला दिया, उसमें कुछ भी ऐसा मिलाया जिसे आपने एक सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया, उसे बच्चों सॉल्यूशन बोलते हैं लिक्विड के टर्म में। इट मीन्स स्पेसिफिक ग्रेविटी इज रिलेटेड टू लिक्विड्स, वो एक लिक्विड के लिए बनाई गई है। अब ये है क्या, तो बोलेंगे ये डेंसिटी है लेकिन रिलेटिव डेंसिटी नाम अलग दे दिया उसको, स्पेसिफिक ग्रेविटी। वेपर डेंसिटी इज ओनली वैलिड फॉर गैस, स्पेसिफिक ग्रेविटी इट्स ऑल्सो रिलेटिव डेंसिटी बट इज वैलिड फॉर ओनली सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मीन्स व्हाट, लिक्विड के लिए। क्लियर है? तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ H2O एट 4 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब ये बच्चों ये चीज़ जो है ना ये फिक्स है। ये H2O की जो डेंसिटी है ना 4 डिग्री सेल्सियस पे वो फिक्स है, वो 1 ग्राम पर ml होती है, हमेशा 1 ग्राम पर ml होती है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो मैंने ऐसा बोला कि 1.2 ग्राम पर ml स्पेसिफिक ग्रेविटी है किसी भी सॉल्यूशन की, तो इनडायरेक्टली आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, वो कुछ नहीं है सर, वो मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी है तो उसकी तो कोई यूनिट आएगी नहीं, क्योंकि देखो ऊपर डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी है। लेकिन अगर अपन मैं डेंसिटी की बात करूंगा तो बस आपको करना ही क्या है, उसकी यूनिट आ जाएगी, बाकी कुछ नहीं आएगा। भाई मेरा कहने का मतलब ये है, मान लो मैंने आपको बोला कि 1.2 यूनिट नहीं लगा रहा, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉल्यूशन, आगे मान लो मूव कर रहे हैं, है ना, देन डेंसिटी कितनी होगी ऑफ दैट सॉल्यूशन, कितनी लिखोगे आप। तो आप क्या करोगे, इसमें चेंजेस क्या करोगे भाई, स्पेसिफिक ग्रेविटी की तो ऑब्वियस सी बात है, कोई अपन यूनिट नहीं लगाएंगे, आपको डेंसिटी निकाले तो इसकी तो फिक्स है 1 ग्राम पर ml, तो ऐसे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा, ग्राम पर ml में आपकी यूनिट आ जाएगी बस। तो अपन क्या बोलेंगे 1.2 ग्राम पर ml उसकी सर डेंसिटी है, कहने का मतलब। और उसको डेंसिटी को अपन यूज लेके आगे प्रोसीड करेंगे। देखो मैंने आज आपको क्या क्या बताया, मैंने आपको वेपर डेंसिटी के बारे में बताया, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, वेपर डेंसिटी किसे बोलते हैं, कैसे अपन एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं, कैसे अपन मॉलिक्यूलर मास एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये छोटी छोटी टर्म्स है जो आपको आनी चाहिए बच्चों, है ना। आज के लिए इतना सफिशिएंट है। मैं अभी आपको क्वेश्चन ऑफ द डे देता हूँ। ओके ठीक है बच्चों, क्वेश्चन ऑफ द डे में एक काम करो, देखो ऐसा बीकर ले लो एक, है ना, उस बीकर में इसको मैंने बंद कर दिया, मान लो इसके अंदर एक बच्चों PCl5 गैस है, इसके 5 मोल प्रेजेंट है, बराबर है। एक PCl3 गैस है, इसके बच्चों 3 मोल प्रेजेंट है, ठीक है। तो आप इन दोनों, एक और ले लेता हूँ चलो, Cl2 गैस है, वो 2 मोल प्रेजेंट है, तीनों गैस है ना, एक Cl2 है, एक PCl5 है और एक PCl3 है, 3 गैस है। इस डब्बे में मैंने बंद कर दी। मैंने आपसे पूछा कि इन तीनों का मोलिकुलर मास चाहिए मुझे, तो अकेले का ऐसे ऐड तो करूँगा नहीं कि सर इसका 35.5 इंटू 2 कर दिया 71 और इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, सबको ऐसे तो नहीं करना होता। आज अपन ने सीखा था कि अपन को क्या ज़रूरत पड़ेगी, मोल बताओ,
तो ये मैंने मोल बता दिया आपको। N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस N3 M3 इस टाइप से अपन को करना पड़ेगा ना। तो मेरा फाइनली क्या क्वेश्चन है भाई, तो मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कैलकुलेट द एम एवरेज। आपको इनका एम एवरेज बताना है मुझे कैलकुलेट करके कितना आएगा। अब अगर आपको नहीं पता है तो मैं एक बात ये बता देता हूँ कि Cl का बच्चों कितना लेना होता है 35.5, फॉस्फोरस का कितना लेना होता है 31 एटॉमिक मास, ठीक है ना। इनका यूज़ लेके आप कर पाओगे, चलो करके बताना मुझे। ओके, थैंक यू सो मच।